जी हां, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद हंगामा बरपा है और यह एक बड़ा सियासी मुद्दा भी बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तमाम दल आग बबूला नजर आ रहे हैं, बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। और इस वक्त मेरे हाथ में दो बहुत इंपॉर्टेंट कागजात हैं। पहला, ईडी का जो रिमांड एप्लीकेशन है वो मेरे हाथ में, जिसमें मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है शराब घोटाले का संजय सिंह को, और दूसरी तरफ एमके न्यायपाल की, जो कि स्पेशल जज थे राउज एवेन्यू कोर्ट के, उनकी अदालत का ऑर्डर मेरे हाथ में मौजूद है। और इसमें जिस आधार पर रिमांड दी गई है उसका भी जिक्र है। 3 करोड़ का सच आखिर है क्या? 3 करोड़ की रिश्वत का जिक्र किया गया है इस ईडी की रिमांड एप्लीकेशन में भी। अब इसके सबूत जुटाने में ईडी जुटी हुई है। आज पूरी पड़ताल हम करेंगे। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की पहली रात ईडी की कस्टडी में बीत चुकी है, लेकिन इस बीच रिमांड कॉपी से कई बड़े खुलासे हुए हैं। ईडी ने अपनी पिटीशन में संजय सिंह को शराब घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया है और अभिषेक बोइनपल्ली, समीर महेंद्रू से पैसे लेने का आरोप भी लगाया है। जी हां, ईडी की पिटीशन में सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा के हवाले से संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी के नाम का भी जिक्र है, जिनके जरिए संजय सिंह पर पैसे लेने का आरोप लगाया गया है। क्या आमने सामने पूछताछ से सच सामने आएगा? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और हमारे साथ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और टीवी 9 संवाददाता भी जुड़ेंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं सभी बड़ी अपडेट के साथ, बड़ी खबर के साथ। बिल्कुल, और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें। रवि, आप सांसद संजय सिंह के 2 करीबियों को भी ईडी ने अब समन किया है। ये कौन कौन है? सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को ईडी ने समन भेजा है। शराब घोटाले में सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को समन किया गया है। संजय सिंह की रिमांड कॉपी में सर्वेश और विवेक का नाम शामिल है और अब इन दोनों को प्रवर्तन निदेशालय ने समन किया है, यानी इनसे भी पूछताछ होगी। शराब घोटाले में संजय सिंह पर 2 करोड़ रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया गया है। बहुत संगीन इल्जाम है। संजय सिंह को 2 किश्तों में रिश्वत का पैसा दिया गया, ये आरोप लगा है। दोनों बार सर्वेश मिश्रा को रिश्वत के पैसे दिए गए, यानी ये 2 करोड़ की रकम 2 इंस्टॉलमेंट में सर्वेश मिश्रा के पास पहुंची। ईडी ये साबित करने की अब कोशिश करेगी और इसीलिए सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को समन किया गया है, उनसे भी पूछताछ होगी। तो देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। संजय सिंह के 2 करीबियों को भी प्रवर्तन निदेशालय ने समन किया है, उनसे भी पूछताछ होगी। सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को ईडी ने समन भेजा है। सबसे पहले जितेंद्र भाटी का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, ये पूरी खबर विस्तार से बताएं और इन दोनों का क्या रोल ईडी की जांच में सामने आया है, जिसके बाद इन्हें किया गया है समन, यानी इनसे भी पूछताछ होगी इस पूरे केस में। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ईडी की तरफ से सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को समन किया गया है, तो आपको बता दें कि इससे पहले मई महीने में इसी साल जो है इन दोनों के अलावा एक और है अजीत त्यागी, जो कि संजय सिंह के स्टाफ हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी की गई थी। और जिस तरीके से कल जब रिमांड मांगी गई थी ईडी द्वारा संजय सिंह की, तो उसमें इस बात का जिक्र था और कहा गया था कि दिनेश अरोड़ा की तरफ से 2 करोड़ रुपया 2 किस्तों में दिया गया था और ये जो दोनों किस्तें वहां पर दी गई थी उसमें सर्वेश मिश्रा की संलिप्तता बताई गई थी। और ऐसे में अब उनसे कन्फ्रंट कराना है, यही आधार था। क्योंकि कोर्ट ने भी पूछा था कि आपको उनकी हिरासत क्यों चाहिए, तो वहां पर ईडी की तरफ से बताया गया था कि 3 लोगों से पूछताछ करनी है, जिनमें 2 लोग शामिल है, इसमें विवेक त्यागी और सर्वेश मिश्रा, जिसके को समन दिया गया है। इनसे कन्फ्रंट कराना, इनसे पहले भी पूछताछ हो चुकी है। जिस तरीके से ईडी का साफ तौर पर कहना है कि जो कारोबारी है दिनेश अरोड़ा, जो कि आरोपी था और अब वो गवाह बन चुका है, उसके बयानों के आधार पर इनके यहाँ छापे पड़े थे। ये जो दोनों के दोनों हैं संजय सिंह के करीबी हैं, उनके स्टाफ हैं और इनके यहाँ पहले भी रेड पड़ चुकी है। अब पहले के बयान और अब जो पूछताछ होगी उस बयान का कन्फ्रंट कराया जाएगा संजय सिंह के साथ में
और ईडी जिस तरीके से, जिस आधार पर उन्होंने बिल्कुल संजय सिंह और की इसीलिए ये कस्टडी सवाल ली है, पूछा 5 जा रहा है दिन कि की क्या रिमांड इस ली है, कन्फ्रंटेशन उन चीजों से को वेरीफाई करने के लिए ये जो आमना सामना कराया जाएगा उससे क्या कोई तथ्य निकलकर सामने आएगा। बहरहाल सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को समन क्यों भेजा गया, इस पर जानकारी के लिए हम संवाददाता के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम विस्तार से बताते हैं कि आखिर किस आधार पर संजय सिंह को ईडी की हिरासत में भेजा गया है, वो बेसिस क्या है, वो आरोप क्या है। जल्दी से हम इसको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। तो ईडी की रिमांड में संजय सिंह, रिमांड कॉपी में जो बड़ी बातें हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। दिनेश अरोड़ा का उसमें नाम आया है और दिनेश अरोड़ा की जो जानकारी उसके आधार पर यह कार्रवाई आगे बढ़ी। 2017 में वो संपर्क में आए और कॉल रिकॉर्ड से इस बात की तस्दीक भी होती है। ये ईडी की तरफ से बड़ी बात कही गई है जो कि एक प्रमाण के तौर पर दिखाया गया है। और दिनेश अरोड़ा को 3 करोड़ मिले थे। लेन देन की जो बात बार बार आ रही है उसमें दिनेश अरोड़ा का नाम सामने आया है और समीर महेंद्रू से ये पैसे लिए गए, ये भी इसमें कहा गया है। तो ये आरोप सीधे तौर पर इन पैसों के लेन देन का है। जिस 3 करोड़ का जिक्र किया जा रहा है उसी को एक आधार बनाकर इस पूरे मामले में ईडी आगे बढ़ रही है। तो ये जो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, दिनेश अरोड़ा, संजय सिंह को 2 करोड़ रुपए मिले और अगस्त अक्टूबर 2021 के बीच ये पैसे का लेन देन हुआ। ये देखिए, ये जो जानकारी सामने आ रही है, 3 करोड़ 2 करोड़ इस तरह के जो अलग अलग डेटा सामने आ रहे हैं, उन सब की क्या तस्दीक होगी जब कन्फ्रंटेशन कराया जाएगा तब। और फिर 1 करोड़ सर्वेश को मिले, ये भी जानकारी सामने आई है। कौन कह रहा है, ये देखिए दिनेश अरोड़ा के हवाले से जानकारी निकल के सामने आई है और विजय नायर के कहने पर ये पैसे दिए गए थे, ये भी तथ्य सामने आ रहा है। ये भी ईडी ने एक तरीके से अपनी रिमांड के रिक्वेस्ट में कोर्ट के सामने फैक्ट्स रखे थे, ये तथ्य ईडी की तरफ से रखे गए थे। और आगे बढ़ते हैं, दिनेश ने संजय सिंह से अमित अरोड़ा की मुलाकात कराई। दिनेश वो माध्यम बना और दिनेश के संपर्क में कौन, विवेक, अजीत, सर्वेश भी थे जिनका जिक्र बार बार किया जा रहा है और जिनको डिफेंड करते रहे हैं संजय सिंह अपने पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में या मीडिया को दिए बयानों में। तो सीधे तौर पर समीर, ये जो दावे हैं ईडी के, ये जो एक तरीके से फैक्ट्स ईडी की तरफ से रखे जा रहे हैं, इनकी सच्चाई शायद तब पता चले जब आमना सामना कराया जाए, जब कन्फ्रंटेशन कराया जाए, जिसके चांसेस दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और इसी की तैयारी में है ईडी। साफ तौर पर यह नजर आता है इस रिमांड एप्लीकेशन में जो एक एक बात लिखी हुई है उसी की डिटेल रवि ने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाई। जल्दी से अब हम अपने मेहमानों का रुख करते हैं। समीर चौगावकर हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डिबेट में। आम आदमी पार्टी की तरफ से जवाब देने के लिए उनके प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कपिश श्रीवास्तव भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और हमारे तमाम सहयोगी इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। घनेंद्र जी, जो आरोपों का कच्चा चिट्ठा है वो रिमांड एप्लीकेशन में सामने आ गया है। ईडी ने बहुत संगीन इल्जाम लगाए हैं संजय सिंह पर। 80 लाख से ज्यादा की रकम के चेक का जिक्र हो रहा है, 2 करोड़ की रिश्वत का जिक्र हो रहा है जिसकी डिलीवरी संजय सिंह के घर पर हुई। कुछ हवा है आप लोगों को इन आरोपों के बारे में? समीर जी, एक फैब्रिकेटेड स्टोरी, एक झूठी स्टोरी प्रधानमंत्री कार्यालय में लिखी जाती है और उस स्टोरी को इम्प्लीमेंटेशन करवाने की जिम्मेदारी अमित शाह साहब को दी जाती है। और अमित शाह साहब अपने 2 सबसे विश्वस्त जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, सीबीआई और ईडी, इनको लगा देती है कि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को नेस्तनाबूद करना है, किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को खत्म करना है, किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को बुलडोज करके, क्रश करके जो ईमानदार राजनीति देश में शुरू हुई है उसको खत्म करना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी हमसे चुनावों में नहीं जीत पाते। हरेंद्र जी, आपने ये जो बातें कही ये पूरी तरह से खालिस राजनीतिक बातें कही। मैं इस वक्त उन बातों का जिक्र कर रहा हूं जिसका जिक्र रिमांड एप्लीकेशन में 2 करोड़ की रिश्वत, 80 लाख से ज्यादा का चेक और दिनेश अरोड़ा के थ्रू, सुन लीजिए, दिनेश अरोड़ा के थ्रू पार्टी फंड में पैसे जमा करवाना, इसकी कोई जानकारी आप लोगों को है? समीर, मैं वही कह रहा हूं कि एक झूठी और मनगढ़ंत कहानी ईडी और सीबीआई ने लिखी है। 16 महीने हो गए एफआईआर करे, 16 महीने में 1 रुपए का भी करप्शन आज तक ईडी और सीबीआई प्रूव नहीं कर पाई। कल भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई और ईडी को कड़ी डांट सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। जिस एविडेंस के बिहाफ पे ईडी और सीबीआई कार्रवाई कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करोगे इस एविडेंस को तो केस 1 मिनट नहीं चलेगा। और कौन लोग हैं? बिल्कुल कहा है, बिल्कुल
बिल्कुल कहा है, मनीष सिसोदिया की सुनवाई में ये बात कही है। लेकिन एक सवाल जिसका मैं टू द पॉइंट आंसर चाह रहा हूं, क्या आप इस बात से भी इनकार कर रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा के थ्रू आम आदमी पार्टी के पार्टी फंड में कोई पैसे नहीं आए? समीर मुझे 20 सेकंड दो, मैं सारी बात बताता हूं। सबसे पहली बात तो 16 महीने में 1 रुपए का करप्शन नहीं मिला, एक कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं मिला। ये दिनेश अरोड़ा कौन है? जो दिनेश अरोड़ा खुद को एक्यूज्ड है, एक को एक्यूज की गवाही, और वो को एक्यूज को डराया गया, धमकाया गया कि तुम्हारा बिजनेस खत्म कर देंगे। चारू प्रज्ञा, दिनेश अरोड़ा को एक तरीके से दिनेश अरोड़ा को खारिज किया जा रहा है, नाम और उनका जो स्टेटस है या जो भी उनके हवाले से बातें सामने आई हैं एविडेंस के तौर पर या फिर गवाह के तौर पर। लेकिन यह बात भी तो सच है कि जो बात कही जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, एक लंबा वक्त बीत गया, गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन इस मामले में जो एक्चुअल प्रोसीडिंग है वो कहां है? जी नमस्ते। देखिए, प्रोसीडिंग तो कोर्ट के अंदर चल ही रही है और हमने देखा है इसी मामले में इनके एक और मंत्री जो जेल की सलाखों के पीछे बैठे हैं, उसको 7 महीने से बेल नहीं मिलती है, 7 महीने से वो बाहर नहीं आ पाती। और ये वो ही इंसान है जिसके लिए अरविंद केजरीवाल जी सामने खड़े होके कह रहे थे कि ये तो कट्टर ईमानदार हैं, इनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए। क्या हुआ? वो भारत रत्न के मांग करने वाले केजरीवाल जी का जब मनीष सिसोदिया जेल के अंदर पहुंच गए, उनसे उनके पद छीन लिए गए, उनसे रातों रात उनका घर छीन लिया गया और कोर्ट उनको बेल नहीं दे रही। आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो बचाव करने नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं, वो दो बातें कह रहे हैं। देखिए, वो दो बातें कह रहे हैं, एक तो चार्जशीट की फ्रेमिंग, दूसरा वो कह रहे हैं कि प्रमाण क्या है, कोर्ट भी जो एविडेंसेस लाए जा रहे हैं उनको खारिज कर रहा है। असल सवाल ये, लंबा वक्त बीतता जा, कोई एविडेंस खारिज नहीं किया। अगर कोर्ट ने एविडेंस कोर्ट ने उस एविडेंस को क्रिटिसाइज किया है कि बहुत पुख्ता सबूत नहीं है। क्या 5 दिन की रिमांड दी गई होती अगर कोई एविडेंस नहीं होता? मुझे बताइए। पूरे 5 दिन की रिमांड दी गई है। दूसरी बात यह है कि इस पूरे मामले के सारे तार जाकर जुड़ते हैं अरविंद केजरीवाल जी स्वयं से, सारे तार वहीं जाकर जुड़ते हैं। 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है सरकार को, और ये रिप्लाई लिख के दिया है दिल्ली सरकार ने अपने ही आरटीआई के रिप्लाई में। अच्छा, ये फोन कॉल पकड़े गए हैं, ये सीडीआर रिपोर्ट्स हैं जिससे ये पता चलता है कि पैसे का तगड़ा लेन देन हुआ है, इस पैसे का मिसयूज हुआ है आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रचार के लिए अपनी पार्टी के गोवा में, पंजाब में। तो ये तो सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में कोर्ट के सामने है और इसीलिए रिमांड दी गई है, इसीलिए इनके नेता को बेल नहीं मिल रही है। ठीक है चारू जी। और इस बीच देखिए, एक अहम जानकारी और अपने दर्शकों को दे दें। संजय सिंह पर ईडी के दावों को आम आदमी पार्टी गलत बता रही है। घनेंद्र जी को भी आपने सुना। केजरीवाल के एक और सहयोगी मनीष सिसोदिया भी शराब घोटाले में जेल में बंद हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से तीखे सवाल पूछे हैं, जिसका जिक्र अभी घनेंद्र जी भी कर रहे थे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कोर्ट की वो तीखी टिप्पणी क्या थी, जिसका जिक्र अब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया केस की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना की ये अदालत थी जिसमें सुनवाई हुई। सरकारी गवाह के बयान पर कैसे भरोसा करें, ये जज साहब ने सवाल पूछा। क्या एजेंसी ने सरकारी गवाह और सिसोदिया की घूस पर चर्चा देखी, कोई चैट देखी क्या, यह सवाल पूछा गया है। क्या यह बयान कानून में स्वीकार्य है, एक्सेप्टेबल है? क्या यह कहीं सुनी बात तो नहीं है? यह जज साहब ने पूछा। यह एक अनुमान है, लेकिन सब सबूतों पर आधारित होना चाहिए। ध्यान दीजिए, यह चौथे नंबर की जो टिप्पणी है बहुत अहम है, वरना इस जिरा में यह केस 2 मिनट में ही गिर जाएगा। यह कहा गया सबूत होने चाहिए और अनुमान के आधार पर कोई फैसला नहीं होता है, आप किसी को नहीं गिरफ्तार कर सकते। कारोबार के लिए अच्छी नीतियों का हर कोई समर्थन करेगा, यह भी कहा गया है अदालत की तरफ से। इस केस में सबूत कहां है? मनी ट्रेल को साबित करना जरूरी है और यह बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं वो बहुत गंभीर हैं। 8वां सीबीआई चार्जशीट में 100 करोड़ की बात कही गई और ईडी ने इसे 33 करोड़ बताया। 100 करोड़ या 33 करोड़, सच क्या है? आपका केस आरोपी दिनेश अरोड़ा के बयानों के इर्द गिर्द घूमता है और मनीष सिसोदिया के बारे में यह टिप्पणी की गई है, लेकिन केस एक है। शराब घोटाले से ही दोनों केसेस का ताल्लुक है। इसलिए जल्दी से मैं पीयूष पांडे का रुख करता हूं, जो कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर नजर बनाए हुए थे। ऐसे में पीयूष,
सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी बहुत अहम हो जाती है। भले ही मनीष सिसोदिया के केस में सुनवाई हो रही हो, लेकिन यहां पर भी दिनेश अरोड़ा का जिक्र हो रहा है। वो दिनेश अरोड़ा जिससे ईडी ने यह आरोप लगाया है जिस पर कि उसके थ्रू घूस पहुंची संजय सिंह के पास भी। बिल्कुल समीर, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल किए, जो टिप्पणियां की, वो कड़ियां जोड़ने को लेकर के थी। चूंकि ट्रायल के दौरान जब सवाल किए जाएंगे ईडी से तो इन्हीं आधारों पे किए जाएंगे, और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहता था कि जो पैसा मनीष सिसोदिया के पास पहुंचा, यानी कि 2.2 करोड़ की जो बात कही जा रही है वो किसके जरिए पहुंची। तो विजय नायर का नाम सामने आया, दिनेश अरोड़ा का नाम सामने आया। ये वो कड़ियां हैं जो पर्दे के पीछे थी, और इन्हें ईडी ने सीधे तौर पर इम्प्लीकेट ना करते हुए इन्हें आरोपी भी बनाया है। और इस मामले में जो मुख्य लोग हैं जिनकी वजह से रजामंदी दी गई पूरी पॉलिसी को, उन्हें भी आरोपी बनाया है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये सवाल इस आधार पर किए जा रहे थे कि जब आप ट्रायल के सामने, ट्रायल कोर्ट में जब आप जिरह करेंगे तो आप कैसे साबित करेंगे कि ये कड़ियां सारी जुड़ रही हैं, क्योंकि सारी बातें जो है वो एक बयान पर आधारित हैं और बयान के साथ सबूतों की ज़रूरत होती है। तो जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां थी वो कड़ियां जोड़ने को लेकर के थी। और रहा सवाल सीबीआई की ओर से 100 करोड़ और ईडी की चार्जशीट में जो है 33 करोड़, तो ये पार्ट वाइज डिवाइड किया गया है। सीबीआई ने ये बताया है कि 100 करोड़ रुपए का कुल मामला है, जबकि ईडी ने बताया है कि किसके खिलाफ कितना मामला है। यानी कि जो संजय सिंह का मामला है वो अलग है, मनीष सिसोदिया को जो पैसा मिला वो अलग है, सारी कड़ियां अलग अलग हैं। इन्हें जोड़ करके ईडी को, लेकिन ये चुनौती है, जैसा कि कोर्ट ने भी टिप्पणी की, ये चुनौती है ईडी के सामने कि पूरे पुख्ता सबूतों के साथ वो आए अपने केस में जो आर्गुमेंट कर रहे हैं उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए, उसको प्रमाणित करने के लिए। लौटेंगे आपके पास और देखिए ईडी के सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है संजय सिंह से। दिनेश अरोड़ा का सामना कराएगी ईडी। दिनेश अरोड़ा से संबंधों पर हो सकते हैं सवाल, कॉल रिकॉर्ड्स, आरोपियों के बयान पर सवाल होंगे, सरकारी घर पर दिनेश की मीटिंग पर भी सवाल होंगे। तो ये एक अहम जानकारी सामने आ रही है जिसमें दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह का आमना सामना ईडी करा सकती है और उनकी बातचीत, पैसों के लेन देन, मीटिंग्स पर सीधे सीधे सवाल रखे जा सकते हैं। हमारे साथ जितेंद्र भाटी इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। जितेंद्र, आमना सामना कराने की बात आ रही है, तो क्या ये एक मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं या जो अभी तक के दस्तावेज रखे गए ईडी की तरफ से, उसमें एक बात तो है कि दिनेश अरोड़ा को संजय सिंह जानते थे, उनसे परिचित थे, ये दावा किया जा रहा है बार बार ईडी की तरफ से। बिल्कुल, देखिए कल भी जब अगर देखिए रिमांड पेपर को हम पढ़े गौर से, तो जिसमें 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी, उसमें भी ईडी ने यही कहा था कि जो दिनेश अरोड़ा हैं उनकी तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि वो एक फंक्शन में, जो कि फंड रेजिंग फंक्शन था, उसमें संजय सिंह से मिले, उनके जरिए वो आगे मनीष सिसोदिया से मिले और आगे टॉप लीडरशिप से मिले, और मिलने के बाद में उन्होंने जो है जो शराब नीति है उसे मुनफिद अपने कराया। कुछ काम भी उन्होंने बताए थे कि अमित अरोड़ा जो दूसरे एक व्यापारी हैं, उनका एक पीतमपुरा से ओखला में एक लाइसेंस ट्रांसफर कराना था, वो काम करा गया, ये उनका दावा किया गया, जिसमें करोड़ों की लेन देन बताई गई और कहा गया कि जो दिनेश अरोड़ा है इनकी तरफ से 2 बार में 2 करोड़ रुपया जो है संजय सिंह के सरकारी आवास से पहुंचाया गया। ये तमाम जो आरोप है वो बयानों के आधार पर लगाए गए। अब देखिए ये अभी बयान है, अब इस पर कोर्ट में यही उन्होंने कहा कि हिरासत में लेकर हमें पूछताछ करनी है। ये जो बयान आए हैं दिनेश अरोड़ा के, इनसे सामना कराना। कुल मिला के 3 लोगों की बात की थी और यही बताया था कि पूरे 1 साल के अंदर 239 जगह पे सर्च की गई। यानी कि जो दिनेश अरोड़ा कह रहा है उसमें संजय सिंह अपना क्या पक्ष रखते हैं, क्या कहते हैं। दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह की आमने सामने बिठाकर पूछताछ की बात सामने आ रही है। कपीश जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले समीर चौगांवकर जी, एक छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि कानूनी पहलू पर इस केस के लगातार हम बात कर रहे हैं। कानूनी पहलू इस केस का अलग है और पब्लिक परसेप्शन अलग है। पब्लिक परसेप्शन क्या जाता हुआ नजर आ रहा है इस पूरे मुद्दे के सामने आने के बाद, क्योंकि बार बार इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि देखिए जी, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, ईडी, आईटी, सीबीआई का गठबंधन हमारे खिलाफ काम कर रहा है। देखिए, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के लिए 2 मामलों ने बहुत ज़्यादा छवि खराब करने का काम किया है। हाँ। सबसे पहला उनके छवि खराब करने का काम किया है जो उन्होंने 45 करोड़ रुपए का शीश महल बनवाया।
जिस आधार पर अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे कि सादगी से रहेंगे, वैगनार में घूमेंगे, छोटे घर में रहेंगे, और जिस हिसाब से उन्होंने घर का रेनोवेशन किया है और उसकी जांच सीबीआई को चली गई है, सीबीआई जांच कर रही है उस मामले को लेके। मैं तो चुनाव भी ना लड़ने की बातें कही गई। बिल्कुल, और अब सीबीआई के जांच चली गई कि उसके अंदर भाई इतना इन्वेस्टमेंट कैसे किया गया, किस आधार पे किया गया, पीडब्ल्यू डॉक्यूमेंट मांगे गए। तो परसेप्शन की बात है, तो उस मामले ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के छवि को बहुत ज्यादा डैमेज किया है। इसके अलावा एक्साइज मामला भी ऐसा रहा कि आप एक्साइज पॉलिसी 17 नवंबर 2021 को लेके आए, कुछ दिनों बाद आपने एक्साइज पॉलिसी वापस ले ली। पहले सरकारी थी, आपने 36 जोन में बांटा, हर जोन में 27 शराब की दुकानें दी, हर वार्ड में 2 से 3 खोली, और फिर दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा, नायर, इन सब की क्या भूमिका रही। 82 लाख रुपए चेक से आया, और इसके अलावा सबसे बड़ी जो बात हो रही है वो 144 करोड़ रुपए जो लाइसेंस फीस कोरोना के नाम पर आम आदमी पार्टी ने। कि इन मामलों के आगे बढ़ते रहने से पार्टी की नेताओं की छवि को, जो राजनीतिक छवि थी, उसको काफी नुकसान पहुंचता, बहुत डैमेज हो चुका है, बहुत डैमेज हो चुका है। और मुझे लग रहा है अगर ईडी इस पूरे मामले को, मनोज सिसोदिया की जो 6 महीने से बेल नहीं हुई है, संजय सिंह गिरफ्तार हो गए, अगर ईडी जोड़ देती है तो मुझे लग रहा है आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत होगी राजनीतिक रूप से सर्वाइव करने के लिए। अब सवाल यह आता है कि ईडी को लेकर भी इंडिया गठबंधन के विपक्ष के तमाम दल आरोप लगाते रहे हैं। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस सारे प्रोसेस में? एक तरफ इस तरह के स्कैम की जांच चल रही है और दूसरी तरफ ईडी के मैनिपुलेशन का भी आप लोग आरोप लगाते रहे। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तानाशाही पूर्वक रवैया अख्तियार किया है और संवैधानिक चूल्हों को हिलाने का काम किया है। ये केवल विपक्षी दल नहीं कह रहे, ये तो सुप्रीम कोर्ट तमाम अपने वर्डिक्ट के दौरान जो टिप्पणियां करते हैं उनमें सामने आ चुकी है। जिस तरीके से इन्होंने, देखिए 95% जो है विपक्षियों के ऊपर ही ईडी अटैक और सीबीआई अटैक और जो है वो इनकम टैक्स का अटैक किया। अब मैं एक बात आपको बता दूं जो चारू प्रज्ञा जी कह रही थी, क्योंकि बीइंग एडवोकेट मैं इस बात को कह रहा हूं। आप एक बात बताइए कि रिमांड पर अगर कोई आया है, आप लेकर के एफआईआर 154 के अंदर आते हैं सीआरपीसी में और एक संज्ञेय अपराध बनता है, तो निश्चित रूप से जब आप रिमांड मांगेंगे तो 10 दिन की आपने रिमांड मांगा है तो 5 दिन की इसलिए दी गई कि आप आगे ये ना कह सकें कि साहब हमको तो रिमांड नहीं मिली, इसलिए हम सबूत कहां से लाए। एक बात। दूसरी चीज ये कि जब इनको रिमांड दी जा रही थी तो उस कोर्ट ने इनसे तमाम क्वेरीज की। उनमें कहा कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटराइज संगणक तमाम चीजें आपके पास एविडेंसेस हैं तो उसके लिए आपको आमने सामने बैठाने की क्या जरूरत है। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो मनीष सिसोदिया के जमानत के मामले में 3 प्रश्न खड़े किए हैं उसमें तो स्पष्ट कर दिया है कि आप प्रूफ ही नहीं कर पा रहे हो कि इन्होंने कोई हवाला का काम किया है। ठीक बात है, और उसका जिक्र मैंने कपीश जी अभी किया। चारू प्रज्ञा, मुझे लगता है इस पर एक जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की मनीष सिसोदिया के केस में यह टिप्पणी बहुत अहम है। इतने महीने गुजर जाने के बाद भी मनीष सिसोदिया के खिलाफ क्या सबूत नहीं मिल पाए हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि यह सब कुछ तो अनुमान पर आधारित है, सबूत लाइए वरना यह केस 2 मिनट में गिर जाएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी है, हम इस बात को याद रखें। और सीडीआर के जो रिपोर्ट्स हैं और जिस तरीके से विटनेस के अकाउंट्स, अप्रूवर्स के अकाउंट्स को कोरैबोरेट किया गया है, उनसे वो कड़ियां जुड़ती चली आ रही है। जो बातें दिनेश अरोड़ा ने कही, जो सीडीआर रिपोर्ट से मिली, उन सबको जोड़ के जो कहानी सामने आ रही है वो सब हमारे सामने है। विपक्षी पार्टियों से मैं एक बात पूछना चाहूंगी, जब मनीष सिसोदिया का अरेस्ट हुआ था तो इन सब लोगों ने कहा बहुत बढ़िया हुआ, ये अरेस्ट हो गया, इन लोगों ने घोटाला किया है, अच्छी बात है। लेकिन आप राजनीति का एक जादू देखिए, आज ये सब सामने आए हैं, इंडी ब्लॉक बनाकर एक साथ खड़े हुए हैं, तो इनको कानून को भी अपना काम देना करने चारू जी, लेकिन मुझे लगता है एक जवाब आपको इस सवाल का भी देना चाहिए जो कपीश जी ने उठाया कि ज्यादातर छापे कार्रवाई विपक्षी दलों या नेताओं पर ही क्यों हो रहे हैं? क्या बीजेपी में शामिल सभी लोग पाक साफ हैं, वहां कोई कार्रवाई की जरूरत नहीं है? ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है। जी, ये मुझे बहुत खुशी है आपने ये बात आज पूछ ली है, क्योंकि पहली बात तो ईडी ने एक बात बहुत सफाई के साथ आंकड़े देकर कहा है कि ईडी के केसेस केवल 3% नेताओं के ऊपर होते हैं, केवल 3% ईडी के केसेस पॉलिटिशियंस के ऊपर हैं, लेकिन 97% केसेस के बारे में कोई बात नहीं करता। एक ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है विपक्षियों के द्वारा। अच्छा, एक आंकड़ा और ईडी ने दिया है, सक्सेस रेट, कन्विक्शन रेट
ईडी के केसेस का 93% है, 93%। तो आप ये देखिए कि ईडी अगर किसी केस को हाथ लगाती है तो वो पुख्ता सबूत के बिना हाथ नहीं लगाती, और अंत में हमको पता चलता है इतनी मेहनत के साथ जब एक इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, उसकी तह तक ईडी पहुंचती है तो कहानी निकल के हमारे सामने आती है। ठीक है, यही तो बात है कि सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि ईडी निष्पक्ष जांच कर रही है, और ऑपोजिशन ये आरोप लगा रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है, जांच एजेंसियां उस हिसाब से काम कर रही हैं। बहरहाल मैं घनेंद्र जी आता हूं आपके पास, आपने हाथ उठा रखा है, मैं देख रहा हूं संजय सिंह को कोर्ट ने ईडी की कस्टडी में क्यों भेजा, इसके बारे में जरा अपने दर्शकों को बता दें। सुराग का पता लगाने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ जरूरी होती है, पहली वजह, क्योंकि लगातार डिस्कशन में हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं। 10 अक्टूबर तक ईडी कस्टडी में भेजा गया, पहली वजह हमने आपके सामने रखी। दूसरा, विवेक त्यागी, सर्वेश मिश्रा से सामना कराने के लिए भी हिरासत जरूरी है, इसलिए कस्टडी में रखा गया है। संजय सिंह से पूछताछ सीसीटीवी कवरेज वाली जगह पर की जाएगी, यानी इसकी रिकॉर्डिंग भी होगी। तो यह अहम बात है, पूछताछ की रिकॉर्डिंग वाले सीसीटीवी को बाकायदा प्रिजर्व भी किया जाएगा, ये आप जान लीजिए। तो ये अपने आप में बहुत अहम पहलू है। हिरासत के दौरान संजय सिंह को वकील से मिलने की इजाजत दी गई है, और वो अपने पिता से भी मिल सकते हैं, यह भी इजाजत दी गई है। वकील से मुलाकात के दौरान ईडी अफसर बातचीत नहीं सुनेंगे, यह शर्त भी लगाई गई है, यानी वकील से पर्सनल स्पेस में वो बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा पत्नी और पिता से रोज आधा घंटा मुलाकात की इजाजत दी गई है, ये अहम बात है। इसके अलावा कहा यह भी गया है कि हर 48 घंटे में एक बार संजय सिंह की मेडिकल जांच भी कराई जाएगी। तो तमाम जो नियम कायदे हैं, जो कानून है, उनका पालन करते हुए किस तरह से कस्टडी में रखा जाएगा संजय सिंह को, यह आप जान लीजिए। दिन में एक बार डायबिटीज की भी जांच की जाएगी, यह भी साफ तौर पर मेंशन्ड है। इसके अलावा दिन में 2 बार ब्लड प्रेशर की भी जांच की जाएगी। तो तमाम जो नियम कायदे, बाकी जिस भी लोगों को हिरासत में रखा जाता है, वो संजय सिंह के साथ भी फॉलो किए जा रहे हैं। अब घनेंद्र जी, हिरासत पर आप लोग क्यों फिर सवाल उठा रहे हैं? अगर कुछ गलत किया ही नहीं, जैसा कि आप कह ही रहे हैं, तो सब कुछ जो है उससे परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। संजय सिंह का दामन अगर पाक साफ है तो वो अदालत से बरी होकर बाइज्जत निकलेंगे। समीर जी, यही तो हो रहा है। कर क्या रही है भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह? इनके पास कोई एविडेंस तो है नहीं, झूठी कहानी लेके घूम रहे हैं, लेकिन हरासमेंट करनी है। जब किसी को कोई सीबीआई ईडी उठा के जेल में बंद करती है ना, उसके परिवार पे क्या बीतती होगी इसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते। पूरे का पूरा परिवार खराब हो जाता है, पूरे की पूरी उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा जो है वो खत्म हो जाती है, पूरे के पूरा समाज जो है उसको घृणा। लेकिन अगर इस तर्क से चलेंगे तो आप कभी कोई एजेंसी किसी पर कार्रवाई नहीं कर पाएगी। अगर उनके परिवार और समाज की चिंता करने लगे ईडी और सीबीआई, तो कभी कोई एक्शन नहीं लेगी। अगर आपके तर्क को मान लिया जाए तो, क्योंकि सबका परिवार है, सबका समाज है। पूरा मौका दीजिए रवि, पूरा मौका दीजिए, सुन लीजिए रवि। भारतीय जनता पार्टी की औकात नहीं बची कि आम आदमी पार्टी से चुनावों में लड़ ले। चुनावों में लड़ने की औकात नहीं, हार जाते। 3-3 बार हराया हमने, और हमने रिस्पॉन्ड करिए आप। अरविंद केजरीवाल ने, नरेंद्र मोदी, अमित शाह है इन्हें उसी बात का तो परिवार को घर के बाहर निकाल के खड़ा क्यों किया आम आदमी पार्टी? कैसे छोटे से आदमी ने, छोटी सी पार्टी ने इतने बड़े आदमी को शिकस्त दे दी? कैसे नरेंद्र मोदी चुनाव हार गया? उसी खुंदक से कैसे आम आदमी पार्टी को बुलडोज करना, कैसे क्रश करना, कैसे अरविंद केजरीवाल को खत्म ठीक है करना। घनेंद्र जी, सुन लिया आपको। चारू प्रज्ञा कुल मिलाकर वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से खुंदक निकाली जा रही है। नहीं, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, पहली बात तो ये हर बात को राजनीति में घुमा के वॉटर बाउंड्री कर रहे हैं। ये हमें जो जवाब दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की दिक्कत है कि अरविंद केजरीवाल गरीब की बात करता है। अरविंद केजरीवाल कहता है कि गरीब के बच्चों के लिए स्कूल बनाने हैं। अरविंद केजरीवाल कहता है गरीब। अरे घनेंद्र जी, आप सुन नहीं रहे हैं जवाब, आप चुनावी भाषण दे रहे हैं। देखिए बहुत सीधे सीधे सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, उत्तर देने की जगह आप मंच पे ऐसा लग रहा है कि वोट मांगने के लिए पहुंचे। सुन लीजिए जवाब, दूसरे को भी अवसर दीजिए। चारू, आप अपनी बात कंप्लीट करिए प्लीज। जी, मैं पहले तो इनसे पूछना चाहती हूँ, जो आज ये परिवार की बात कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया के जेल के अंदर पहुंचते ही घर के बाहर निकाल के खड़ा किसने किया? आम आदमी पार्टी ने। आपको इतना भरोसा था उनकी नाइंसाफी पर, और आपको इतना लग रहा था कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, तो क्यों छीना भाई उनसे उनका पद, मंत्री पद? पुराने वाले नेता का तो आपने 17 महीने तक चलने दिया, इनका भी चलने देते, भरोसा होता तो घर तक ले लिया।
तो आपको भी डाउट था। अच्छा, दूसरी बात ऐसी है, जब आप कमीशन 2.5% से बढ़ा के 12%, ठीक है चारू जी, वक्त हमारे पास कम बचा है। कपीश जी, जल्दी से एक सवाल, इंडिया गठबंधन क्या इस गिरफ्तारी के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होगा क्या? क्योंकि हमने देखा कांग्रेस पार्टी का भी बयान आया, लेकिन वो खैरा की याद भी दिला दी गई पंजाब में जो उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये जो समर्थन होगा ये सशर्त होगा क्या? नहीं, बिल्कुल कोई सशर्त नहीं। अच्छा, अगर इन्होंने जानबूझ करके ये गिरफ्तारी की है और ये एविडेंसेस पेश ही नहीं कर पा रहे, आप बताइए कि ये इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जो है सब अभियुक्त का बयान पूछित ही नहीं होता है, और आपने उसके अभियुक्त के केवल बयान पे आपने किया। जब आप रिमांड मांग रहे थे कोर्ट ने, तो कोर्ट ने भी इसी बात को कहा है कि आप तो बगैर कस्टडी के ही किया जा सकता था। कोर्ट ने कहा कि आप मोबाइल का सीडीआर ले सकते हैं, जब फोन आपके पास है तो फिर सामना कराने जैसी कौन सी बात है? ठीक है, तो ठीक है। चौगांकर जी, जल्दी से आखिरी कमेंट आपसे। क्या आपको लगता है इस मामले में, एक तो हमने परसेप्शन की बात की, दूसरा बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि भाई क्या ये ऐसा पहली बार हुआ है कि जब सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई हो और उसका फायदा व्यापारियों को हुआ? इतने सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? ये जो पॉलिसी बनाई गई थी, व्यापारियों को फायदा तो बात के बाद है, व्यापारियों से पूछकर बनाई गई थी। ये पूरी पॉलिसी पहले व्यापारियों से शेयर की गई। जब उन्होंने साउथ के ग्रुप ने कहा ये हमारे फेवर किया है, उसे फिर सार्वजनिक किया गया और एलजी की अनुमति नहीं ली गई। आपको एलजी से अनुमति लेना थी, बिना एलजी की अनुमति के आपने वो लागू कर दी। आप ही के डिपार्टमेंट के एक बड़ी अधिकारी ने, एक्सिस अधिकारी ने गवर्नर उपराज्यपाल को लिखा, इसकी जांच करवाई है। कई सारे उपराज्यपाल ने सीबीआई को रिकमेंड किया, सीबीआई ने जांच की, सीबीआई के बाद ईडी ने जांच की। सामने आना है आम आदमी पार्टी के नेताओं के सामने भी वो जटिल सवाल हैं और कुछ सवाल ईडी के सामने भी हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में संजय सिंह का जब दूसरे लोगों के साथ आमना सामना ईडी कराएगी तो कौन से बड़े तथ्य निकलकर सामने आते हैं, क्या उससे ये केस और मजबूत हो पाएगा ईडी का, ये एक बड़ा सवाल है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।